यू द क्रेडिट कि आपने ये जो पाक इंडिया वॉर है इसका बहुत पहले जो है इसकी पेशन गोई की थी और मुसलसल फिर अपने मौके पे कायम रहे कि ये होगी होगी। लोगों के दरमियान यही था कि ये दो जो है न्यूक्लियर पावर किस तरह से लड़ सकते हैं और क्या वाकई कन्वेंशनल वॉर होगी। इवन हम जब मीडिया में भी डिस्कस करते थे तो यही करते थे, लेकिन फाइनली इट हैपेंड। नाउ यू आर अगेन सेइंग ऑपरेशन सिंदूर रेज्यूम होगा और लैंड फोर्सेस पाकिस्तान दाखिल होंगी और बहुत मारपीट होगी, मिसाइल्स चलेंगे, इसके साथ जो है एक नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। जी एग्जैक्टली कंबर, यही होने जा रहा है। अब की दफा वाइड स्केल जंग होगी। पहले तो उन्होंने सिर्फ हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था, अब हमारे शहरों को हिट करेंगे। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जब लॉन्च करेंगे तो हमारे बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं वहां से आपके लोगों की माइग्रेशन होगी, हिजरत होगी, लोगों को निकलना पड़ेगा। बहुत बड़ा अपहीवल होगा पाकिस्तान के अंदर। हमारी कौम इसको रियलाइज नहीं कर रही। देखिए, भारत के साथ जो जंगों का ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा जंग हुई है, सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने आपका पानी बंद करना है। उन्होंने अब दरियाए चनाब पर डैम्स बना रहे हैं, सिंध पर डैम्स बना रहे हैं। वो 3 दरिया जो हमारे पास थे उसका पानी भी आपको नहीं देंगे अब वो। तो आप क्या करेंगे? ये तो हमारी कौमी पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि प्लेइंग विद वाटर मींस प्लेइंग विद फायर। अगर उन्होंने पानी रोका हमारा तो फिर हम लड़कर मरना पसंद करेंगे, प्यासे और भूखे मरना पसंद नहीं करेंगे। सो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना ही करना है। किसी इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट कर चुके हैं ना, तो अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो वाज़ेह बात है कि अगले साल 2 साल के अंदर आपको फैसला कुन जंग करनी पड़ेगी, वरना वो आपका सारा पानी रोकेंगे भी और मॉनसून के वक्त सैलाब भी भेजेंगे। इट एज अ एक्ट ऑफ वॉर। और अगर फॉर इंस्टेंस 2 साल में कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है और इसी तरह धमकियों का सिलसिला जारी रहता है, who will start this war in first phase? आप अगर देखिए, पहले जंग भारत ने शुरू की थी। जब भारत पिछली जंग से पहले, आपको याद होगा, हम और आप यहीं बैठे हुए थे, हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के चाइनीज जेट्स जो हैं वो उनके राफेल को और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मारकर गिराएंगे। ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था? मैंने आपको साफ कहा था कि ये होगा और ये उसके बाद फ्रांस भी जलील होगा, इंडिया भी जलील होगा और अल्लाह ताला एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान को डोमिनेंट पावर के तौर पर जाहिर करेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ 4 दिन के बाद जब मैं और आप बात कर रहे थे। अब हम आपको यह बता रहे हैं कि भारत पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड के लिए किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है। सिर्फ माहौल और मौसम इस वक्त उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस लम्हे उसको अच्छी ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करने का वक्त मिलेगा वो दाखिल हो जाएगा। दिस कुड बी अनदर 2 मंथ्स, 1.5 महीना मेरे हिसाब से तकरीबन, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भगवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। मोहन भगवत योगी को लाना चाहता है जो इस वक्त यूपी का चीफ मिनिस्टर है, और नरेंद्र मोदी के पास अपनी कुर्सी बचाने का यह आखिरी मौका है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कामयाबी दिखा सके, वरना मोदी की कुर्सी जा रही है। एक्चुअली मोदी के लिए सर्वाइवल का मसला बन गया है ये। मोहन भगवत जो असल प्राइम मिनिस्टर है, असल लीडर है इंडिया का, जिसके आगे मोदी और अमित शाह भी हाथ बांधकर खड़े होते हैं, उसने मोदी को डायरेक्ट धमकी लगाई है। बड़े बड़े इजलास हुए हैं उनके आपस में, आरएसएस के। इनका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में और नागपुर में, वहां पर इनके इजलास हो रहे हैं। एंड टेक्निकली वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस जो है, लेकिन दैट आरएसएस इज एक्चुअली रनिंग द इंडियन गवर्नमेंट इन द इंडियन आर्मी। इन्होंने अपनी सारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप आरएसएस की लगाई हुई है। और वहां यह फैसला हो चुका है कि अगर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कामयाबी फौरी हासिल नहीं की तो इसको रिप्लेस कर देंगे। ये टाइमलाइन भी अगले महीने खत्म हो रही है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने कहा ना, ये सिर्फ आप, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू आर सेइंग कि ये फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा ये फैसला हो चुका है। मोहन भगवत ने धमकी लगाई है मोदी को, खुल के लगाई है, पब्लिक में लगाई है। कि ये आरएसएस के अंदर फैसला हुआ है, ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी? इंटेलिजेंस एजेंसी मींस नथिंग। इंटेलिजेंस एजेंसीज का हेड कहां हुआ? इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड भी आरएसएस के हैं। ये फैसला मोहन भगवत ने किया है। पाकिस्तानी कौम जो है ना, आरएसएस की स्ट्रेंथ को नहीं जानती जो इंडिया के अंदर उसकी है, जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका पावर है। मोहन भगवत को हम लोग नहीं जानते। 99% पाकिस्तानी ने मोहन भगवत का नाम भी नहीं सुना हुआ। ही इज द रियल रूलर ऑफ इंडिया। असल इंडिया पे हुक्मरानी इस हरामखोर नाजी की है, जो पाकिस्तानी कौम जिसका नाम भी नहीं जानती। सो इट मीन्स के मोदी साहब की टाइमलाइन खत्म होने से पहले देयर विल बी अ वॉर। मोदी को एक आखिरी चांस दिया जा रहा है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो आखिरी चांस उसका मोदी, और साथ साथ चूंकि
75 साल का जो टाइमलाइन है वो मोहन भगवत ने दिया है। आप 75 के हो जाएं तो जगह खाली कर दें, ये मोहन भगवत के अल्फाज है। और यंगर जनरेशन को ज्यादा दें, यंगर कौन है उसका फेवरेट? यूपी का योगी। और इस वक्त मोहन भगवत की निगाहों में फेवरेट बनने का तरीका यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कितना जुल्म कर सकते हैं। मोदी को सेलेक्ट इसलिए किया गया था कि इसने गुजरात का वायलेंस, बुचर ऑफ गुजरात इसको कहते थे, इसलिए इसको चीफ मिनिस्टर से आगे लेके चल रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म पे जा रहे हैं। यूपी में सारा आप देख रहे हैं, बुलडोजर जस्टिस जो है, हजारों मुसलमानों के घर गिराए, मस्जिदें गिराई, अजानों पे पाबंदी, औकाफ पे पाबंदी, जो जुल्म हो रहा है। पीपल वांट टू नो। इस फेज में हमने देखा कि एयरफोर्स डोमिनेंट थी, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल हुआ, बाकायदा बॉर्डर क्रॉस नहीं हुए। हमारी एयरफोर्सेस कैपेबल है कि इंडिया के राफेल, MiG-29 इनको गिरा सके। क्या आप समझते हैं कि एयरफोर्स की इतनी कैपेबिलिटी होने के बाद भी इंडियंस ये जुर्रत करेंगे कि वो बॉर्डर क्रॉस करें? लेकिन उन्होंने वॉर स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है ना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। उन्होंने रिकैलकुलेट किया, रिकैलिब्रेट किया है अपनी वॉर स्ट्रैटेजी को। उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ एयरफोर्स है, लिहाजा अब वो अपनी एयरफोर्स सामने ही लेके नहीं आएंगे। उन्होंने ये देखा है कि पहले राउंड में उनके क्रूज मिसाइल्स बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे एयर डिफेंस को क्रॉस करके पाकिस्तान के एयर बेसिस तक पहुंच सके। बुलारी का एयरबेस हमारा हिट हुआ, हमारे मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर उन्होंने आके मिसाइल ड्रॉप गिरे। बहरहाल हमें भी चोट लगी, उनको भी चोट लगी, हमारे भी एयर बेसिस पर उन्होंने तबाही मचाई। ईरान और इसराइल के जंग ने दुनिया को बहुत कुछ दिखा दिया है कि मिसाइल पावर क्या कर सकती है। इसराइल का दुनिया में सबसे आला एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी टियर्ड, मल्टी लेयर्ड है। इनके पास आयरन डोम भी है, तो थार्ड भी है, तो एरो भी है, तो उसके बाद दुनिया का हर किस्म के। इसके बावजूद जो ईरान की जानिब से सरफेस टू सरफेस और बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए, उन्होंने पूरे तल अवीव को खंडर बना के रख दिया। एयर डिफेंस की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो डिफेंड नहीं कर सकता। इतनी तेजी से आप रिलोड भी नहीं कर सकते अगर सामने से लोग जो हैं इतनी ज्यादा तादाद में मिसाइल फायर करें। आपने इसराइल का हाल देख लिया ना। इंडियंस अब यही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम सैकड़ों और हजारों की तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल पाकिस्तानी एयर बेसिस पर फायर करें ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स उड़ ही ना सके। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। वो अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त ऊपर उठाएंगे जब उनको ये यकीन होगा कि पाकिस्तान की फजाइया अपने अड्डों से नहीं उड़ सकती। इसके लिए हमारे एयर बेसिस को वो टारगेट करेंगे उन्हीं मिसाइलों से, क्रूज मिसाइल से, हाइपरसोनिक से, ड्रोन से, जिस तरह ईरान ने इसराइल को किया था। इसराइल एयरफोर्स यूज कर रहा था, इसराइल ने मिसाइल नहीं भेजे ईरान के खिलाफ। इसराइल ने ईरान को कैसे मारा? एयरफोर्स से, लॉन्ग डिस्टेंस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स के साथ, या अपने ईरान के अंदर दहशतगर्दों से, अब ईरान के अंदर जासूसों से, गद्दारों से, जिन्होंने सारी असैसिनेशंस की अंदर जाके। इंडिया पहले एयरफोर्स लेकर आना चाहता था हमारे खिलाफ। जब उसने ये देखा कि एयर पावर उसकी हमारे कंपैटिबल नहीं है, अब वो मिसाइल पावर और ड्रोन पावर पे काम कर रहा है, ग्राउंड फोर्सेस पे काम कर रहा है, दहशतगर्दों पे काम कर रहा है। यहां हमें चोट लगेगी क्योंकि ये वाइड स्केल जंग होगी। ये वो जंग 2 दिन में, 4 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। और अगर इंडिया हमें डैमेज करने लगेगा तो फिर ट्रंप कभी भी बीच में नहीं आएगा सीज फायर करवाने के लिए। सीज फायर वो सिर्फ उस वक्त करवाने आया था कि जब मोदी की नाक वाक टूट गई थी, दांत टूट के हाथ में आ गए थे, इसलिए अमेरिका आया था सीज फायर करवाने। ईरान और इसराइल की जंग में भी ट्रंप सिर्फ इसलिए बीच में आया था कि इसराइल को मार पड़ने लगी थी। कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में भी ट्रंप सिर्फ इसलिए बीच में आया कि थाईलैंड को मार पड़ने लगी। आप ये नोट करेंगे कि पिछले दिनों इन्होंने जो 3 मुल्कों के दरमियान जंगें हुई हैं, एक मुल्क उसमें चाइना का हलीफ था, दूसरा मुल्क अमेरिका का हलीफ था। और ट्रंप तीनों जंगों में जो कहता है कि मैंने जंग रुकवाई थी, मैंने ईरान इसराइल जंग भी रुकवाई, मैंने पाकिस्तान इंडिया जंग भी 28 दफा कह चुका है कि मैंने पाकिस्तान इंडिया जंग रुकवाई, थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवाई, इसलिए कि इसका पालतू कुत्ता हर दफा पिट रहा था। इंडिया पिट रहा था तो इसने सीज फायर करवाया, इसराइल पिट रहा था तो सीज फायर करवाया, और थाईलैंड पिट रहा था तो उसने सीज फायर करवाया। ये तीनों मुल्क प्रो इंडिया है, प्रो अमेरिकन है। और जो 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान, ईरान और कंबोडिया, ये प्रो चाइना है। तो बेसिकली ये लार्जर एक्सेस पे भी अगर आप देखें तो ये चाइना रशिया वॉर का भी एक एक्सेस है, जो मुख्तलिफ जंगें आपने दुनिया में पिछले दिनों देखी। क्या ये प्रॉक्सीज ही होती रहेंगी, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन? डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इनका देखिए ताइवान पर होगा, लेकिन वो फिर पूरी दुनिया तबाह करेगा। दुआ ना करें कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अभी हो जाए इनका। नॉर्थ और साउथ कोरिया का भी कहा जाता है कि वहां पे भी ये इन्होंने 5-7 एक्सेस ऐसे रखे हुए हैं। यूक्रेन एक एक्सेस है ना, नेटो का पूरा ब्लॉक जो है वो रशिया के खिलाफ चल रहा है।
किसी भी वक्त वो एटमी जंग में तब्दील हो सकती है, किसी वक्त यूरोप में जंग हो सकती है। अगर आप ये देखें कि रशिया और पोलैंड की लड़ाई शुरू हो गई है, जो कि होने वाली है कुछ अरसे में, बहुत ज्यादा पॉस्चरिंग हो रही है, पूरा यूरोप जंगों की तैयारी कर रहा है, तो फिर आप एक्चुअली यू विल से कि ये हाई इंटेंसिटी न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है यूरोप में। ये जो जंगें हो रही हैं ये भी उसी आलमी जंग का हिस्सा है। फलस्तीन में जो जंग हो रही है, जो मिडल ईस्ट में जंग हो रही है, जो इराक को तबाह किया जा रहा है, जो एक डेविड कॉरिडोर बना रहे हैं ये शाम से लेकर इराक तक, ताकि बराह रास्त ईरान की सरहद तक इनका एक फिजिकल एक प्रेजेंस मौजूद हो जाए। ये जो जंगें इस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया, पाकिस्तान और इंडिया, ईरान और इसराइल, ये सारी ग्लोबल वॉर्स के मुख्तलिफ बैटल फ्रंट्स हैं, विच पाकिस्तानीज डोंट रियलाइज। आप आइसोलेशन में अब नहीं रह रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं है ये आलमी पॉस्चरिंग है। ये बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ पैटर्न नजर आ रहा है इसमें हमें। बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स हैं, ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई हो रही है, डोमिनेंस है और चाइनीज या अमेरिकन ब्लॉक की कि कौन डोमिनेट करेगा, और ये छोटे छोटे बैटलफील्ड्स हैं जो आपको बीच में नजर आ रहे हैं। इसमें हमारा अपना इंटरेस्ट भी है। इंडिया भी इसको एक्सप्लॉइट करके अखंड भारत करना चाह रहा है, इसराइल भी एक्सप्लॉइट करके ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है, फलस्तीन को डेसिमेट करना चाह रहा है। मगर इस सारी मैदान जंग में जो दुनिया बन चुकी है, पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड कि हमारे खिलाफ ये इंडिया को लॉन्च करेंगे। इसराइल बताते खुद नहीं आएगा हमें मारने के लिए, वो इंडिया को ड्रोन्स देगा, वेपन्स देगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करेगा, टीटीपी को फंड करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन जंग हिंदुओं से करवाएगा पाकिस्तान के खिलाफ।